हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले एक ब्रांड न्यू चैप्टर। यस, नया चैप्टर शुरू करने वाले जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बेसिकली आज हम ब्रीदिंग के बारे में बात करने वाले हैं, रेस्पिरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस, जो बचपन में हमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न हुई हैं कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, आज वो सारे बेसिक्स को देखते हुए पहले हम इन सारे स्टेप्स को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, COVID warrior and many more. तो बच्चों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि साक्षी नीट के नाम से, साक्षी_नीट के नाम से इसका लिंक है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक है जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और हैंड रिटन नोट्स हुए, अपडेट्स हैं, PDF हैं, क्विजेज हैं, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। तो जल्दी से ज्वाइन करेंगे। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, यानी कि हमारा सांस लेना और सांस लेने के बाद जो गैसेस हमारे अंदर जा रही हैं उनका एक्सचेंज कैसे होता है बॉडी के अंदर, उनका यूसेज क्या है हमारे बॉडी के अंदर। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, नॉट ओनली ऑन ह्यूमन लेवल, ऑल्सो अबाउट अदर ऑर्गेनिज्म, हाउ दे ब्रीथ एंड रेस्पायर। ओके, तो चलिए पहले बात करेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है क्या चीज़। तो जो प्रोसेस जिससे हम सांस अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस अंदर ले रहे हैं, उसमें मैक्सिमम मात्रा में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे सेल तक ले जाता है और वहाँ पे कुछ वर्क होता है। वो वर्क के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से सेल लेके लंग्स तक पहुँचाता है और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सहेल। जब हम करते हैं एक्सहेल या एक्सपायर, ओके, एक्सपायरेशन में CO2 निकल रही है, इंस्पायरेशन में मैक्सिमम गैसेस जा रही हैं, बट ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है? इतना हमको समझना है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है जिसमें आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप अनुलोम विलोम करते हैं, सुबह प्राणायाम करते हैं, उसमें सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो सारा जो प्रोसेस है जो बाहर से आप कर रहे हैं वो है ब्रीदिंग। लेकिन जब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो ब्रीदिंग डेफिनेटली रेस्पिरेशन से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, बट दे आर नॉट दी सेम। ठीक है, तो अगर हम बचपन में ये याद किए कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सिमिलर चीज़ को कहते हैं, तो वह जान लें कि रेस्पिरेशन जो है एक बहुत ही वाइडर टर्म है जिसमें ब्रीदिंग उसका पार्ट है, राइट। तो ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, अभी हमको इतना समझ लेना है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो यूटिलाइज होता है ऑर्गेनिज्म के थ्रू और इनडायरेक्टली ब्रेक होता है एनर्जी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल के थ्रू, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हमारे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर में हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या होता है, फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था, फिर एसिमिलेशन के बाद सेल तक पहुंचा था। सेल तक पहुंचने के बाद वो ग्लूकोज फॉर्म में मेनली होता है। वो ग्लूकोज हमारा सेल लेता है और उसमें इस ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। और एनर्जी का प्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है? ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? ATP के फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारे लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं, वो कंटिन्यू हो पाते। इवन जो ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का प्रोसेस है, इसको भी एनर्जी का यूज़ होता है और ये एनर्जी हमारे ATP के थ्रू ही आती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट ये समझना है, ATP का प्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये शरीर चल पाएगा। क्लियर है? चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ड्यू टू दिस कैटाबॉलिक प्रोसेस और फिर रिलीज हो जाता है हमारे नोज के थ्रू जब हम एक्सहेल आउट करते हैं। क्लियर है? चलो, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बिंगो क्वेश्चन, और समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है बहुत लोग को आइडिया है, पर जिनको नहीं आइडिया है वो एक बार अच्छे से समझेंगे और जिन्हें आइडिया है एक बार रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम जब ब्रीदिंग की बात करें तो सिंपल सा चीज़ है जो आप योगा वोगा करने में करते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। इसमें आप फ्रेश एयर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट कर दे रहे हैं, दैट इज ब्रीदिंग, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है
और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर का प्रोडक्शन होता है। अब समझें, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी गैसेस जाती है, बट उसमें से ऑक्सीजन कैरी होता है हमारे सेल तक। सेल के अंदर ये ऑक्सीजन विद इन ग्लूकोज पैक करती है और फूड का ऑक्सीडेशन करती है, उनको तोड़ती है और इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। यानी कि जो सेलुलर लेवल पे रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है इन गैसेस की वजह से, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रीदिंग बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है जो कि आपको दिख रहा है, जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें एक रिएक्शन इन्वॉल्व है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है। ठीक है, मेनली कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है क्योंकि कोई चीज़ ब्रेक डाउन होके फिर दूसरी चीज़ बन रही है, राइट। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीदिंग आपका फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, फिजिकली आप कर रहे हो। लेकिन रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एक रिएक्शन इन्वॉल्व है और वो सेलुलर लेवल पे होती है। आपके ब्रीदिंग में कोई एनर्जी का रिलीज नहीं होता, सिंपल सा आदान प्रदान है गैसेस का, राइट। लेकिन रेस्पिरेशन में जब बात करें तो वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है और एटीपी को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं एटीपी को, पता है? एटीपी का नाम है करेंसी ऑफ सेल, यानी कि खर्चा। इसी से पूरे बॉडी में कुछ भी खर्चा करना है तो वो एटीपी के फॉर्म में ही होगा। अगर एटीपी नहीं तो बॉडी नहीं चलेगी। यस, ब्रीदिंग जो है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, यानी सेलुलर लेवल पे नहीं हो रहा है, हर एक सेल के अंदर जाके ब्रीदिंग नहीं होती है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो हर एक सेल के अंदर होता है ताकि वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए और अपना पूरा फंक्शनिंग कर पाए, राइट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस हमारा ब्रीदिंग जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में केवल होता है, लेकिन रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा सेलुलर लेवल पे, इंट्रा सेलुलर लेवल पे ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच, और आई होप अब आपको क्लियर है। वैसे मैं बहुत श्योर हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया है, इतने सारे डिफरेंस बता दिए, अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, राइट। चलिए अब बात करेंगे कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था, सांस लेना देना, लेकिन रेस्पिरेशन कई तरीके के होते हैं। कैसे कई तरीके के होते हैं? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट अडेप्टेशन में रहती है। हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक तरह के रिएक्शन से रेस्पिरेशन नहीं होता है, डिफरेंट तरीके से वो रेस्पायर करते हैं। कुछ ऑक्सीजन के यूज़ से करते हैं, कुछ ऑक्सीजन के बिना यूज़ के करते हैं। इसलिए रेस्पिरेशन एयरोबिक और एनारोबिक दो तरह से डिवाइडेड है। एयरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, वहीं एनारोबिक वो रेस्पिरेशन जहाँ ऑक्सीजन नहीं ज़रूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के ही ये रेस्पिरेशन प्रोसेस पॉसिबल होती है। तो क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, बट ये बहुत ही स्मॉलर, ठीक है, लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। बट आपको क्या पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, बट दैट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम हमारे अंदर भी तो हो रहा है, आप कह रहे हो छोटे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो हमारे अंदर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन का, वो मेन रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं है, वो एक तरह का बैकअप है जब हमारा एयरोबिक रेस्पिरेशन नहीं काम कर पा रहा है। तो जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बढ़ता गया ना, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर बढ़ती गई है। तो हमारे अंदर बेसिकली एनारोबिक और एयरोबिक दोनों हैं, बट जो मेन फंक्शनल होता है, जो नॉर्मली चलता रहता है हमारे अंदर, वो एयरोबिक रेस्पिरेशन ही है। अब एनारोबिक के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर भी कई तरह के रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं, कई तरह के आपके एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट तरीके से हो रहा है। पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ईस्ट में देखते हैं हम लोग, ठीक है, ब्रूअर्स ईस्ट में देखा जाता है कि ये फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से आपके फ्रूट से अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि हमारे अंदर होता है, यानी कि हमारे मसल्स में हो रहा है जब हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, इसलिए उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। और तीसरा है मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन, ये काफ़ी रेयर देखा जाता है, तो इसमें मिक्स तरह के एसिड, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के प्रोडक्ट्स थे, तीन तरह के एनारोबिक रिएक्शंस हैं, रेस्पिरेशंस हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करेंगे एयरोबिक रेस्पिरेशन की, तो उसके प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है,
लेकिन एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप ये सोचो कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल था बिना ऑक्सीजन की, तो क्यों हमारी बॉडी में एरोबिक बनाया गया, मतलब बिना ऑक्सीजन के जीते, या तो मतलब समझ रहे हो कितना एटमॉस्फेयर को भी फ़ायदा होता, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पॉल्यूशन भी कम होता, मतलब अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन बेटा एक बात जान लो, एनारोबिक लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, छोटे छोटे से हैं, इसलिए उनमें एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जितना कॉम्प्लेक्स है, उतना ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहा है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी जो है इसमें ऑलमोस्ट 17 टाइम्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनारोबिक में लगभग 2 ATP के लगभग प्रोड्यूस होता है, वहीं एरोबिक में 36 से 38 ATP के बीच में प्रोडक्शन होता है। तो सोचो कितना एक्स आपका कोई भी फंक्शनिंग बढ़ गया है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ गया है। तो ATP एनर्जी प्रोडक्शन बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा देखा जाता है। डिफरेंस क्या है हमारे एरोबिक और एनारोबिक में? एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ही यूज अप हो पाते हैं। एंड प्रोडक्ट इसका CO2 और वाटर होता है। बहुत सिंपल से एंड प्रोडक्ट है हमारे एरोबिक के। लेकिन आपकी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें कई तरह के प्रोडक्ट देखे गए हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स देखे गए। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 38 ATP, किसी में 36, वो हम साइकिल्स जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसमें काफ़ी कम एनर्जी का प्रोडक्शन है, लाइक 2 ATP ओनली, इसलिए बहुत ही ज़्यादा बड़े ऑर्गेनिज्म में जिसमें लाइफ प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसमें इतना पॉसिबल नहीं है इसको रन करना। दिस अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये एनारोबिक जो है हमारे बैक्टीरियाज के अंदर और ह्यूमन के मसल सेल में, सबके अंदर नहीं, सिर्फ ह्यूमन के मसल सेल में पॉसिबल है। एक्स्ट्रा वर्क जब करते हैं हम तब, वो हम बात करेंगे इसके बारे में। इसका जो फॉर्मूला ऐसे है कुछ, C6H12O6, 6O2 ऑक्सीजन के अंदर रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी निकल रहा है? 686 किलो कैलोरी, राइट। लेकिन वहीं पे यहाँ देखेंगे तो कोई ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्टली ग्लूकोज आपका इथाइल अल्कोहल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और 56 किलो कैलोरी एनर्जी ही निकाल रहा है, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू एरोबिक respiration. This is one of the reaction of anaerobic. This is not all the reaction of anaerobic. क्लियर है? ये एक रिएक्शन दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है लोअर ऑर्गेनिज्म में इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब आपको पहले रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्लियरेंस हो गया, अब एरोबिक और एनारोबिक में भी क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, अब फाइनली देख लेंगे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन प्रोसेस पॉसिबल है। ठीक है, जो ब्रीदिंग होती है हमारे बॉडी में, जो रेस्पिरेशन का पार्ट है, बिना उसके रेस्पिरेशन नहीं कंप्लीट होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग देखे जाते हैं। तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर पे, उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो चलिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का देखते हैं कि कैसे वो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पा रहे हैं। तो जब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी स्किन से रेस्पिरेशन होता है कई ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हमारा अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो बहुत ही पोरस होती है और उसमें से ईजिली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज पॉसिबल। इसके अलावा फ्रॉग्स में भी आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्किन के थ्रू ही होती है, उनका स्किन एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैस में पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। एक बात और है, इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसकी वजह से ये होम्योस्टैसिस बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं बहुत हद तक। ठीक है, तो ये क्या है, आपका स्किन के थ्रू जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो होगा आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसका एग्जाम्पल है आपके फ्रॉग्स, अर्थवॉर्म, फ्लैटफॉर्म, ये सारे आपके क्या हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है ट्रेकियल, यानी ट्रेकिया जो हमारे अंदर भी होता है, लेकिन सिर्फ ट्रेकिया, कोई और ऑर्गेनल नहीं है, सिर्फ ट्रेकिया के थ्रू, जिसको स्पिरेटल्स भी कहा जाता है। और ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में सिर्फ
एक ही एनिमल को आपको डेप्थ में पढ़ना है, दैट इज कॉकरोचेस, और उन्हीं में ये स्पेरिकल्स पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनमें ट्रेकियल यानी स्पेरिकल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हम कॉकरोचेस को बाद में डील करेंगे काफ़ी डेप्थ में। अर्थवर्म और आपका फ्रॉग फिलहाल हटा दिया गया, लेकिन कॉकरोच को आपको पढ़ना अच्छे से। नेक्स्ट है ब्रेकियल रेस्पिरेशन यानी गिल्स के थ्रू, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी आपका अपैरेटस है, गिल्स है उनके अंदर, जिसमें क्या कहेंगे डायलेशन और रिलैक्सेशन की वजह से उसमें क्या होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल, जो कि फिशेज में जब गिल्स का नाम आता है सबसे पहले दिमाग में फिशेज ही आती हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोड अलग, जो दूसरे आर्थ्रोपोड है, मोलस्का हैं, इनके अंदर भी ये गिल्स देखे जाते हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स, जो कि हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि वर्टिब्रेट्स और हम ह्यूमंस में भी देखे जाते हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस वर्टिब्रेट्स ही हैं, तो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, जो भी आप देख रहे हैं चीज़ें, उसमें उनके अंदर क्या होता है, लंग्स होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है। तो ये डिफरेंट आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू एनिमल्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाते हैं। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर है इस सिस्टम के अंदर? अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल यानी कि आपके नोज़ के, ये जो नोज़ के बाहर जो रिंग टाइप का ये नॉस्ट्रल होता है, ठीक है, इस नॉस्ट्रल के अंदर फिर आपकी एयर जाती है और एयर अंदर जाने के बाद कहाँ पहुँचती है, फैरिंग्स में। फिर आता है आपका फैरिंग्स, जो कि ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों को एक साथ कॉमनली ओपन करता है, ठीक। फिर आता है उसके नीचे लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स क्या ट्रेकिया के पास है। उसके बाद आता है आपका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली एल्वियोलाई, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे देखिए नेसल नॉस्ट्रल है, फिर नेसल कैविटी है अंदर, इस ये नॉस्ट्रल है, फिर नेसल कैविटी है, फिर आता है आपका कॉमन ओपनिंग जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, उसके नीचे आता है आपका लैरिंग्स ट्रेकिया के अंदर, फिर फाइनली आपका ट्रेकिया आता है, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के ऊपर छोटी छोटी एल्वियोलाई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सॉरी, कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, पहले ये जो ओपनिंग है वो है, उससे नेजल चैम्बर में जाता है, नेजल चैम्बर में जाने के बाद इंटरनल लेयर्स में जाता है, वहाँ से कॉमन ओपनिंग के बाद नेजोफेरिंग्स में ओपन होता है, यानी कि जो पार्ट फेरिंग्स का नेसल की तरफ है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं और वहाँ से वो फाइनली फेरिंग्स तक पहुँच जाता है। फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग आपके माउथ और नोज़ की, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो फेरिंग्स आपका जो आपका फेरिंग्स है वहाँ पे आपका नेसल फेरिंग्स बंद हो जाता है ताकि खाना उसमें ना जा पाए, बट कई बार धक्का लगता है तो आपके नाक से भी चीज़ें निकल आती हैं, क्यों? तब वो बाईपास कर जाती है आपके नेजोफेरिंग्स को। फेरिंग्स के बाद आता है आपका ग्लॉटिस, दैट इज ओपनिंग ऑफ योर विंड पाइप, यानी कि ट्रेकिया के ओपनिंग के एक की तरफ आपका ग्लॉटिस आता है, जिसके जस्ट नीचे लैरिंग्स प्रेजेंट है और लैरिंग्स के जस्ट बाद ट्रेकिया शुरू हो जाता है। इसी ग्लॉटिस के ऊपर एपीग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, जो कि आपके इस ट्रेकिया को क्लोज रखता है जब आप फूड खा रहे होते हैं, ठीक है। फाइनली लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स, इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एंड देन देयर इज अ ट्रेकिया, देन देयर इज अ ब्रोंकियल ट्री जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं और फाइनली एल्वियोलाई तक ये रेस्पिरेटरी ट्री बना लेता है। तो ये पूरे कंपोनेंट थे जो कि कंडक्टिंग पार्ट बनते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इस पूरे सिस्टम में कैसे एयर जा रही है, कैसे रेस्पिरेशन पूरा हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप क्लियर हो चुके हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में, एरोबिक एनारोबिक के बीच में, ताकि आपको क्लैरिटी इस सेशन में बस मिल जाए कि हम रेस्पिरेशन में क्या चीज़ों की बात कर रहे हैं और कैसे एक एक टॉपिक डील करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू कि कैसे रेस्पिरेशन पॉसिबल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे कैसे रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट बन रहे हैं और कैसे वो रेस्पिरेशन हो रहा है और सेल में कहाँ पे ये सारे प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में देखने वाले हैं। टिल देन के लिए बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आता है आपका क्विज टाइम, जिसमें मैं पूछूंगी आपसे 2 सवाल, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो देखते हैं कौन सबसे सही और कौन सबसे जल्दी आंसर करता है। एक चीज़ और बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड डेफिनेटली
हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अगर अभी आप तक ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि मैम लाइव कब आ रही है। वैसे मैं 12 बजे रोज अपनी क्लासेस लाइव करती हूँ। ओके, चलिए तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लॉटिस ओपन्स ऑन द फ्लोर ऑफ, ग्लॉटिस ओपन्स ऑन द फ्लोर ऑफ, किसके फ्लोर पे ग्लॉटिस ओपन करता है? तो ये आपको बताना है, फ्लोर पे पूछ रहा है, हेड पे नहीं पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर, अर्थवॉर्म किस तरह से सांस लेते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोनों। आई होप आपको क्लैरिटी, अगर आपने ढंग से सेशन अटेंड किया है तो बहुत ही ईजिली इसका आंसर दे देंगे। आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर्स एंड रिवर्ट बैक टू यू। टिल देन के लिए बच्चों पाड़े, थैंक यू सो मच, यू आर लाइक very precious to me, you all guys are very precious to me. Keep on subscribing to channel, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करिए, खूब सारा शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टिल द नेक्स्ट सेशन।